कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप वीरदास के खिलाफ तो बोलते हैं बहुत, और बोला भी आपने बहुत, और बहुत कड़क होके बोला, लेकिन आपने वो कमेंट के ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया जिसमें किसी ने कहा कि हमारे देश को आज़ादी भीख में मिली थी। इशारा तो क्लियर था, मैं समझ गया किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने भी नोटिस किया था, पर मुझे वो बात इतनी 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 स्ट्राइक नहीं हुई जितनी इस बदतमीज़ की बात स्ट्राइक हुई, जो स्टैंड अप कॉमेडियन बोलता है अपने आप को, और एक हॉल में खड़ा होकर बोलता है आप ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो पापे, ये हॉल ग्रेट है पापे, इसको बनाने वाला ग्रेट था, जिसकी मेमोरी में ये हॉल बना है, इट इज़ कैनेडी हॉल एंड आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड टू स्पीक। एंड मुझे, अरे मैंने कहा, और वहाँ खड़े खड़े फिर हमारे ग्रेट देश की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। फिर मुझे मेरा दिमाग टनक गया। मैंने कहा ये आदमी सिर्फ तालियां बटोरना चाहता है, उसको मालूम है, लास्ट में बोलता टर्न करके। मैं उसमें गया था, पर लोग कहते हैं कि सर दूसरे कमेंट भी तो साथ में आए थे, किसी ने कमेंट किया था। अब यूजुअली मेरी ये बुरी आदत है, मैं कभी किसी लेडी के कमेंट के ऊपर कमेंट नहीं करता। ये मैं आज पहली बार कह रहा हूँ आप लोगों से, पर मैं मर्द से लड़ सकता हूँ, लेकिन लेडी से लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा मेरी फितरत में नहीं है। आप कोई भी मतलब निकालिए उसका। तो मैं यूजुअली नहीं लड़ता किसी औरत से या लेडी से या मोहतरमा से कि आप गलत हैं। पर यहाँ पर जब सब लोगों ने मुझे गलत समझना शुरू किया, किसी ने कहा सर आप इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं उस पार्टी से जिसके बारे में वो चापलूसी की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा सर आपको लगता है टिकट मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा हंसा। मैंने कहा टिकट क्या होती है? मुझे टिकट तो उस लाल किले के इलेक्शन में जो मुझे सामने से नकवी जी ने कहा था, मुकेश जी आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं शक्तिमान बन के देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और मैंने वो टिकट मना कर दी थी। टिकट के लिए मैं किसी को फेवर करूँगा? नो साहब, देश के खिलाफ जो भी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा। मेरा लेना ना देना ना हो, बट एज ए सिटीजन मेरा लेना देना है। मैं एमएलए एमपी नहीं हूं तो भी मैं एक सिटीजन हूं, तो इसीलिए शायद मैंने उनके बारे में नहीं बोला। लेकिन जब मैंने सुना और तो मुझे लगा हाँ बात तो वो लोग कहते पूरी वीडियो देखिए, मुझे वो एक लाइन जो बार बार लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, मुझे समझ में नहीं आई बात। फिर ये कहना आगे जाके कि स्वतंत्रता हमें 1947 में नहीं मिली है, 2014 में मिली है। या आप खामखा उंगली दे रहे, किसी को पकड़ो मेरी उंगली को। लोगों ने कहा कि ये तो चापलूसी है, और मेरे को भी, मैं भी कहना ये चाहूँगा, आज ये बात को कहना चाहूँगा जो मैं अपने सोशल मीडिया में कह चुका हूँ कि ये जो इनका ये स्टेटमेंट है बहुत ही बचकाना है, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही मैं कहूँगा कि चापलूसी से प्रेरित है, या फिर पद्मा अवार्ड का साइड इफ़ेक्ट है। आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे लगा कि आपका ये कहना कि इंडिपेंडेंस 47 में नहीं मिला और 2014 में मिला, ये कहना ही मूर्खता से भरी हुई बात है। पूरा वर्ल्ड जानता है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से बननी पड़ी है। 47 के 15 अगस्त के 12 बजे हमें इंडिपेंडेंस मिला था। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंस नहीं था, तो 60 साल के हम लोग गुलामी में जिया। उनका कहना कुछ और है कि नहीं, हम फिर भी गुलाम होकर रहे थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज भी हम ब्रिटिश के बहुत सी चीज़ों की गुलामी चली आ रही है हमारे, वही उन्हीं के लॉज हम यूज़ करते हैं टू दैट एक्सटेंट। बट टू पास दिस हैवी कमेंट की इंडिपेंडेंस तो हमें अभी मिली है, तो माफ़ करना, इंडिपेंडेंस हमें 47 में ही मिली थी। बात आती है उसके बाद में कि भीख में मिली थी। अब कई इंटरप्रेट करने वाले कहते हैं सर, मैंने कहा भीख का मतलब वो, आप पता आप क्या कह रहे हैं? आप भीख का मतलब ये हुआ कि जो क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया, अपने खून के छींटे बहाए हैं, जेल में रहे हैं, काला पानी की सज़ा भोगती है, सावरकर होवें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद होवें, या भगत सिंह होवें, अशफाक उल्ला खान होवें, आप नाम गिनाने शुरू करो तो आपका पूरा पन्ना भर जाएगा। क्या उन लोगों ने ऐसे ही एवं ही अपनी जान दे दी थी? अरे नहीं साहब, अंग्रेज़ों को डराने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। किसी ने मेरे अपने वीडियो के वीरदास के में कमेंट किया, सर अच्छा नहीं लगता ये सुनकर कि ये हमको स्वतंत्रता भीख में मिली है। सर मैं एक क्रांतिकारी का वंशज हूँ। मैं समझ गया वो क्या बोलना चाहता। यस, डोंट पास सच कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स एंड भले आप अपनी फिलॉसफी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट राइट। हमें ब्रिटिश को डराने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था।
और अगर ब्रिटिश ने अगर दी है तो ब्रिटिश खुद थक गया था, लेकिन ब्रिटिश को थकाने वाले पहले पहले सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज लाकर अटैक किया था, जो कोई नहीं सोच सकता था उसके बारे में। और वहाँ तब सैनिकों ने साथ दिया था इनका, और अंग्रेज सरकार डर गई थी कि हमारे सरकार के अंदर कहीं ना कहीं अंदर से बगावत ना हो जाए। वो पहली सुगबुगाहट डाली थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। लोग कहते हैं उसके बाद तो सुभाष चंद्र जी बोस जी मर गए, उसमें भी कंट्रोवर्सी। लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा जो बैठे थे वो 67 तब जिंदा थे, वो मरे नहीं थे, जिस तरह से कहा था कि टोक्यो से प्लेन में उनका प्लेन क्रैश हुआ था, लोग कहते हैं। पर अगेन मुझे अफसोस होता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे, सामने क्यों नहीं आए? गुमनाम बन के रहने की क्या ज़रूरत थी उनको? लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, सर वो गवर्नमेंट की ऑलवेज कमिटमेंट थी सर कि हम अगर हमको मिले सुभाष चंद्र जी बोस तो हम आपको हवाले कर देंगे। तो उनको डर था कि मेरे को पकड़ के ब्रिटिश के हवाले कर देंगे। मैं उसके खिलाफ भी बीच में बोल चुका हूँ। अरे साहब, वो आदमी, पूरा बंगाल उनके साथ था, किसी की माई के लाल की ताकत थी, कुछ करते, पूरा बंगाल के लोग बंगाली अटैक कर जाते उस आदमी के ऊपर, इस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है, कुछ लोग कहते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, इवन मुझे तो अंदर की बातें बताई गई हैं कि बड़े बड़े आरएसएस के नेता भी जाके उनको मिलते थे। अब ये सब चीज़ें मिस्ट्री है, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि काश वो सामने आ जाते, काश चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं मरते। उनके बारे में भी साजिश थी कि उनको भी टिप दे के मरवाया गया था। भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ये सारी गलतियां गिनाई है आप ना। क्यों बोलते हो कि गांधी और नेहरू की वजह से हमें नहीं मिला? मैं भी मानता हूं गांधी और नेहरू की वाद की वजह से हमें नहीं मिला है, और उसके बाद जो चला है वाद वो गलत है। लेकिन ये कहिए ना कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। इतनी बात उनकी अहमियत थी। मैंने लेटर्स पढ़े हैं उनके, जहाँ पर उन्होंने बहुत मीक तरीके से लिखा है लेटर कि हो सके तो छोड़ दीजिए, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्ट द वर्ड्स, बट उसमें इसकी ये मीनिंग नहीं थी कि भाई इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम ब्रिटिश दबा हुआ था हमारे से। कोई कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थक गया था, वो चोट पहुंची थी काफ़ी, तो इसीलिए वो भारत को संभालना उनके लिए लाइबिलिटी हो गई थी। तो ऐसे सब माहौल बने। उस टाइम गांधी जी चाहते तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को मरने नहीं दिया जाता, भगत सिंह जी को फांसी नहीं होती। आप जानते हैं, अगर भगत सिंह जिंदा होते और चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदा होते और हमारे देश के पॉलिटिक्स में रहते, तो क्या समझते हमारी पॉलिटिक्स? क्या आपको, अगर सरदार पटेल भी, दुर्भाग्य की बात है कि 1950 में डेथ हो गई उनकी, पर अगर वो आगे आ गए होते तो क्या कश्मीर बनता, आर्टिकल 370 बनता? लेकिन ये मत कहिए कि आज़ादी हमें भीख से मिली है, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारियों के वंशज के दिल पर चोट पहुंचती है। मैंने जय हिंद अभियान चलाया है, जिसमें हम देश के क्रांतिकारियों को उनका दर्जा दिलवाना चाहते हैं। उनका शहीदों का दर्जा जो उनको नहीं मिला, आज भी उनको आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि पिछली सरकार ने उनको आतंकवादी माना था। क्यों माना था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आतंक किया था, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके ऊपर इनाम रखे थे, और वो सरकार ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ये था कि हम इनको अभी भी शहीद बोलेंगे तो अंग्रेज़ नाराज़ हो जाएंगे। अरे साथ अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेजियत भी जाने दीजिए ना साथ में। इतना बड़ा मुल्क है आपका, इतना क्यों नहीं बने आप इंडिपेंडेंट अपने थॉट प्रोसेस में? तो उसमें ये कहना गलत था कि भाई ये जो है वो अंग्रेज़ों को बुरा ना लगे, इसीलिए किसी भी शहीद को अभी तक ये नहीं कहा गया है शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। शहीद का दर्जा अपने आप में आपको पता है क्या देता है? एक तरह की पेंशन देता है उनके परिवार वालों को। जो हर पुलिस के सैनिक के, हमारे मिलिट्री के लोगों को जब मरते हैं तो उनको शहीद बोला जाता है, और उनको जो एडवांटेज मिलता है वो इनको नहीं मिला। मैंने कई बार इनके परिवार वालों को बुलाया। इनफैक्ट मैं आपके अपने इस चैनल में एक बार मैं अपने उनके परिवार वालों को इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमने जो जय हिंद अभियान शुरू किया है उसमें मैं बताऊँगा कि आज भी उनके लड़कों के लड़के के पोते जी रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया देख कर आया हूँ, झांसी में, ओरछा में, जहाँ 3 साल छुप कर रहे थे। वो गुफा देख कर आया हूँ जिसके अंदर से वो कभी भाग सकते थे। वो आज इतनी जीर्णोद्धार जर्जर हालत में हैं। हमारे जो गोपाल सिंह जी जो हैं, जो हमारे जय हिंद अभियान के मेन पर्सन हैं, और वो दीपक
त्रिपाठी है, दोनों वहाँ पर जाके मुझे भी कहा चलो, मैं कहा चलता हूँ। उनके शहीद दिवस हम झांसी में गए, ओरछा में गए और हमने उसको कंस्ट्रक्शन को फिर से बनाया। ये उनकी ये म्यूजियम पीसेस हैं साहब। ये जो म्यूजियम बना के जिसे अंग्रेज़ों की तरह से आप अपनी चीज़ें रखते हो और आप बताते हो ताजमहल म्यूजियम बन गया है। अरे साहब, ताजमहल को छोड़िए, अयोध्या का मंदिर बनाइए। लोग ताजमहल देखने को आते हैं, कल बोला जाए अयोध्या के मंदिर को देखने आते हैं। हमारे देश में हमारे ही जिन्होंने हमको राज किया है, मुग़ल राज, अपने हिसाब से एक मूर्ति एक बना कर गए अपनी, हम उसको पूजते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और खुश होते हैं। ताजमहल 7 में से अजूबों में से एक है। अरे होगा साहब, लेकिन कम से कम उन्होंने ये फीलिंग रखनी पड़ेगी। देशभक्त अगर आप बनना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको गुलाम बनाया है उसकी तरफ कभी भी हम सिंपैथेटिक या हम सॉफ्ट नहीं हो सकते। बदल डालिए ये सारे जितने भी रास्ते के दीवारों के रास्तों पे लिखे रहते हैं, एलिजाबेथ रोड, ये औरंगजेब रोड, शाहजहां बाग, ये बाग। अरे साहब, वो गए ना, ये नाम भी पैक कर दीजिए। भरे पड़े हैं हमारे पास क्रांतिकारी, भरे पड़े हैं हमारे देश में महापुरुष मीरा, हमारे देश में भरे पड़े हैं बड़े बड़े संत कबीरदास, संत तुलसीदास से लेकर हमारे यहाँ पर, उनके नाम पर रखिए ना ये सारे के सारे रोड चेंज करके, और बोलिए हम चेंज कर रहे हैं। क्यों डरते हैं आप? अगेन वोट की राजनीति। पिछली सरकार को वोट की फिक्र थी कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। अरे साहब, वो वर्ग उनको फेवर कर रहा है जिसने हमको गुलाम बनाया। कितने सालों तक गुलाम बनाया? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। आप गुलामी से निकले हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो कट शॉर्ट बात ये आती है कि ना तो हमें ये देश जो आज़ादी भीख में मिली है, बड़े बड़े क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी 47 में ही हुई थी, ये अलग बात है, मैं उसमें भी पूरी की पूरी बहस कर सकता हूँ कि कैसे 50-60 ईयर्स हम लोगों ने बिताए हैं। उसके बीच में भी डेफिनेटली बहुत कुछ बुरा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, अलग टॉपिक है। लेकिन यस, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इनके खिलाफ कमेंट नहीं किया तो मैं आज फिर से लास्ट में रिपीट करता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो कुछ भी उन्होंने दिया है, चाहे वो भीख का स्टेटमेंट हो, चाहे ये कि इंडिपेंडेंस अभी हुआ है, ये दोनों के स्टेटमेंट के खिलाफ कहूँगा ये बचकाना स्टेटमेंट है, ये हास्यास्पद स्टेटमेंट है। ये आपको आपकी अज्ञानता को दर्शाता है, या चापलूसी दर्शाता है, या पद्मा अवार्ड का साइड इफ़ेक्ट्स है, मुझे नहीं मालूम। सो कल मुझे ये मत कहिए कि मैंने कमेंट नहीं किया। आई जस्ट केम टू कमेंट ऑन दैट। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मोहतरमा तो वीरदास से 10 कदम आगे बढ़ गई है अपमान करने के मामले में। खुद को तो झांसी की रानी कहना पसंद करती है, और दूसरी ओर उन असंख्य वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों के संघर्ष का अपमान कर रही है जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लानत है ऐसे शख्स पर। क्या ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये पद्मा अवार्ड का अपमान है।